हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। माय नेम इज संजीव कुमार और आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपके 10th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको जो कि आपके मेटल वाले चैप्टर में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम पहले इनकी, सीधा उन पे ही आएंगे। बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो, एसिड वो होते हैं, हमको पता है, जो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयन को, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। H प्लस आयन आपको देते हैं एसिड्स, ठीक है, और OH माइनस आयन जिनको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ये देते हैं आपको बेस। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं जब एक कैटायन और एक एनायन, मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जब साथ में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका सोल्ट। तो सोल्ट के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, और सल्फेट के सोल्ट्स भी बनते हैं जैसे कि CuSO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आएंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में, ये सब आएंगे आपके आगे चैप्टर में जब इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, अब आप एसिड को मेटल पे डालोगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम मेटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पानी भी डालते थे तो भी रिएक्शन होती थी। तो एसिड तो काफी रिएक्टिव होता है पानी से, तो पानी डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखो, जब एसिड को मेटल के साथ आप मिक्स करोगे या फिर उस पर रिएक्शन करवाओगे उसकी, तो आपको मिलेगा सोल्ट प्लस H2। ये हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन गैस पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता लग जाता है कि अच्छा मेटल की किसके साथ रिएक्शन हो रही है। मान लेते हैं कि आपको एग्जांपल इस तरीके से क्वेश्चन आया कि देयर इज अ कंपाउंड X, ठीक है, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड ऑन मेटल, जब उसको हमने मेटल पर ड्रॉप करा तो आपकी H2 गैस निकली, तो वो कौन सा होगा कंपाउंड X? ऑफकोर्स बात है, एसिड होगा। तो इस वजह से इसमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई H2 गैस रिलीज हो रही है। सोल्ट से पूछ लेता है कि सोल्ट कौन सा बनेगा, वो हम देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल से। तो देखो, ये एक मैंने एक इसका एग्जाम्पल लिया है इस वाली रिएक्शन का, एसिड मेटल का। इसमें ऐसा है कि Zn को, Zn मतलब जिंक, जिंक ने जब आपने उस पर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो आपके बना ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज हुई। ठीक है, H2 गैस रिलीज हुई, ये हमको पता लगाने का एक तरीका होता है। जब मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक लेबोरेटरी में, तो कुछ तो तरीका होगा जिससे हम कंफर्म कर पाए कि ये H2 गैस ही प्रोड्यूस हुई है, कोई और दूसरी तो प्रोड्यूस नहीं हुई है। ये हम पता लगाते हैं। इसके पास में जहाँ पे कैंडल लाओगे ना, तो कैंडल पे पॉप साउंड आएगी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस ऐसी होती है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो ये H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो जिंक के साथ आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो ZnSO4 और H2 बना, ये सोल्ट हो गया। देखो सोल्ट हो गया। ये सल्फेट आयन यहाँ से निकलेंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से निकलेंगे SO4 2 माइनस, यहाँ से ये जिंक प्लस 2 में रहेगा। ठीक है, ये तो आपका हाइड्रोजन बना देगा और ये साथ में मिलकर ZnSO4 बना देगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में बहुत ही सिर्फ एक लाइन में इसके बारे में बता रखा है, जो ये अगली चीज है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। हो सकता है कि इसको ऐसे ही आ जाए। वो रिएक्शन ये है कि जब बेस के साथ मेटल को आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है। ज्यादातर बेस के साथ रिएक्शंस मेटल नहीं करते हैं, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिंक का, और NaOH दोनों ही काफी रिएक्टिव रिएक्टेंट्स हैं। जैसे कि ये काफी हाईली, मतलब इसे कहेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये भी काफी रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक के साथ जब आपने NaOH को बनाया तो इसने फुल्ली रिप्लेस नहीं करा इसको, जैसे यहाँ पर कर दिया था। इसने दोनों का कंपाउंड बना लिया, जिसमें कि आपका Na भी है और जिंक भी है। तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, तो बेस के साथ रिएक्शन कराई तब भी H2 गैस ही प्रोड्यूस हुई। ठीक है, देखो बेस है ये, इसके साथ भी H2 गैस ही प्रोड्यूस हुई और ये एक सोल्ट बन गया। इससे थोड़ा अलग है, और आपको याद करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये R साइन लगा रखा है क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही लाइन में बता रखा है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। मेटल कार्बोनेट CO3 या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3। तो देखिए, जब आप इसमें एसिड डालते हैं तो बनता है आपका सॉल्ट बनेगा, जो कि हर बार बनता है। CO2 गैस रिलीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है।
इस वाले केस में ये इंपॉर्टेंट है कि CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। ठीक है, कभी कभी सिर्फ यही क्वेश्चन दे रखा होता है कि हमने एक कंपाउंड X को मान लेते हैं, यहाँ पे कहेगा कि एक कंपाउंड X को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एक ऐसी गैस प्रोड्यूस्ड हुई जो कि क्विक लाइम के सॉल्यूशन को मिल्की कलर दे देती है, क्विक लाइम के सॉल्यूशन को मिल्की कलर दे देती है। तो हमको पता है क्विक लाइम के सॉल्यूशन को मिल्की कलर सिर्फ एक ही गैस देती है, वो होती है आपकी CO2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 तभी निकलेगी जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कंपाउंड X होगा मेटल कार्बोनेट। और उसको ऐसे घुमा घुमा के CBSE को पूछने की आदत है, तो आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है, ठीक है, ये क्विक लाइम को मिलकर प्रोड्यूस कर देती है तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जानबूझ के आगे नहीं लिखा है क्योंकि आपके लिए छोड़ा है कि आप समझ के अपने आप लिख पाओ। देखो, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ये है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपने जब इसको इसके साथ प्रोड्यूस कराया तो हमको पता है सोल्ट बनेगा। तो आप बताओ कि कौन सा सोल्ट है जो यहाँ से बन सकता है। देखो, यहाँ से एक Na+ में आएगा, यहाँ से Cl- में आएगा, तो मतलब कि NaCl बनेगा। सोल्ट तो पता चल गया हमको कि NaCl बनेगा। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि जब मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो CO2 बनती है, तो ये भी कंफर्म है कि CO2 भी निकलेगी पक्का। और वाटर बनना है तो H2O भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है तुम्हारे NCERT की बुक्स में, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है, ये कभी खत्म नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से इन्हें ऐसे कैटेगरी वाइज रिवाइज करना जरूरी है कि एसिड मेटल की रिएक्शन हो रही है या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है, ऐसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, तभी कोई सेंस बनता है, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। अच्छा, मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनेट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। देखो, इसको नॉर्मली हम चौक के नाम से भी जानते हैं, मार्बल के नाम से, या फिर लाइमस्टोन के नाम से, कुछ भी कह सकते हैं आप, तीनों इसी के नाम होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, मार्बल या लाइमस्टोन। ठीक है, अगली एक चीज है, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अब देखो, हम चैप्टर पढ़ लें एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, क्योंकि वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस ये आपका देता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर देता है। देखो, मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने एक HCl लिया, एक एग्जांपल लिख के दिखा दूंगा। मान लो आपने HCl लिया, HCl में आपने NOH डाला, तो हमको पता है यहाँ पे सोल्ट बनेगा। तो Na का और Cl का सोल्ट बनेगा, क्योंकि Na+ है और Cl- है, तो NaCl प्लस H2। ये बहुत ही न्यूट्रलाइजेशन सिंपल सी एक रिएक्शन है, एसिड बेस की रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन चीजों को समझ के करोगे तो आसानी रहेगी, वरना रटने के लिए बैठोगे तो बहुत सारी क्वेश्चन रटते रह जाओगे। तो बच्चों, हमने यहाँ तक देख लिया था कि एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले या इस नॉलेज को यूज करके हम एक चीज कंक्लूड करेंगे अभी। देखो क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड को एसिड के अंदर मिला रहे हैं। हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, हमने मेटल्स की देख ली, मेटल कार्बोनेट्स की देख ली, हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के अंदर मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखो, अभी हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को मिला रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड को जो हमने एसिड में मिलाया तो सोल्ट प्लस वाटर बना, और सोल्ट प्लस वाटर हमको कहाँ मिलता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, अभी हमने देखा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई मेटल ऑक्साइड में कुछ ऐसा है जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और बेस जब एसिड के साथ मिला तो उसने सोल्ट वाटर बना दिया। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो आपके बेसिक होंगे नेचर में। और अगर आप ध्यान रखो तो आपको ये और पता होना चाहिए, शो रफी कर देते हैं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। दो चीजें ध्यान रखनी है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसकी अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मेटल ऑक्साइड में पता है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो,
आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.7, बहुत ही मजेदार की एक्टिविटी है। और क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं, बोर्ड में इसी तरीके से आते हैं। वो एक्टिविटी हम करेंगे और उसके साथ समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो। यहीं पे करेंगे कि मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है। उसमें है कि हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है। आपने किसी बीकर के अंदर एक कॉपर ऑक्साइड लिया, CuO। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर मेटल होता है, ऑक्साइड है, तो ये मेटल ऑक्साइड है, मतलब कि बेस की तरह एक्ट करेगा। अब उसमें आगे दे रखा है कि आपने इसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला, ठीक है। हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो अब आप ये बताइए कि एक्टिविटी में आगे क्या होता है। उससे पहले ये बताइए कि बनेगा क्या, क्या बनेगा। मेटल ऑक्साइड और एसिड में सोल्ट और वाटर बनता है, तो सोल्ट बन जाएगा। तो यहां से Cu+ आएगा, यहां से CO2+, और यहां से Cl- आएगा। मतलब कि यहां से Cu2+ मिलेगा, सोल्ट के बारे में बता रहा हूं मैं, और यहां से Cl- मिलेगा, यहां से H+ भी मिलेगा। वो उसको अभी हम कर नहीं रहे हैं, मतलब सिर्फ सोल्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो यहां से CuCl2 हो जाएगा, ठीक है। और वाटर बन जाएगा प्लस H2। इस रिएक्शन को बैलेंस हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे और रिएक्टेंट्स में अगर इस तरीके से रिएक्शन होगी तो ये बनेंगे प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस एक्टिविटी में आगे ये दे रखा था, मैं बताता हूँ कि आपने जब कॉपर ऑक्साइड में HCl डाला तो उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, उसका कलर हो गया ब्लूइश ग्रीन टाइप का, ब्लू ग्रीन टाइप का। तो आप ये बताइए वाटर में तो कोई कलर होता नहीं है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर किसका हो गया, इसकी वजह से हो गया ब्लूइश ग्रीन कलर। तो आपको पता होना चाहिए कि CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। ये बातें पता होनी चाहिए आपको। और कलर के ऊपर ही बात चल रही है तो आपको ये और पता होना चाहिए कि इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। एनसीईआरटी में जितने भी कलर दिए हुए हैं ना वो सब आपको याद होने चाहिए। और उसमें एक और चीज दे रखी है कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो जो फ्लेम का कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि मेटल ऑक्साइड आपके एसिड के साथ मिलकर सोल्ट वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी ऐसे बनाते हैं, मैं दे देता हूं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक आपको लिख के दिखा देता हूं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, ये आपको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, मतलब कि सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। अच्छा, मैं जो बोलता रहता हूँ ना उसके आप साथ साथ में नोट से बनाए करिए, ठीक है। क्योंकि मैं सब चीज़ें अगर बोर्ड पे नहीं भी लिख पाऊंगा तो आपके नोट्स में तो होनी चाहिए वो बातें। तो ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ मिलेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्विक एग्जाम्पल। तो इसका एक जो कॉमन एग्जाम्पल होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का वो मान लेते हैं CO2। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो ऑक्साइड बनता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन का। तो CO2 में आपने एक बेस पास करा दिया, मतलब या फिर CO2 को एक बेस से पास करा दिया, ये हो गया मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है, ये पता होना चाहिए इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब इससे ना भी पता हो के इसके वैसे भी पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। CO2 को इसमें जब इसमें पास कराएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि आपका एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर H2। मैं इसको आप मतलब इसको बैलेंस तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रोडक्ट याद रख लीजिए कि प्रोडक्ट ये होंगे, ठीक है। चलो, तो ठीक है, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, दोनों चीज़ें हमको मिल गई हैं। और हमको पता है कि बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ने सोल्ट प्लस वाटर दिया है। इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस ही सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। और एक तीसरी तरीके के ऑक्साइड भी होते हैं, आपको मैं बता दूं, जो कि नॉर्मली तो नहीं आते हैं, इसमें तो नहीं है, आपके मेटल वाले चैप्टर में है। मेटल वाले चैप्टर में प्रशांत सर ने पूरा वो सही से समझा दिया, उसे देख लीजिएगा आप। क्योंकि एसिड बेस में आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही दे रखे हैं, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तीसरे तरीके के होते हैं, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ सिर्फ, पूरा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
वो होते हैं आपके, इससे लिखते हैं, वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हमको पता है कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि बेस और एसिड के साथ दोनों के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। इसके दो एग्जांपल तो आपको पता ही होना चाहिए, ZNO और Al2O3, और इनकी रिएक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर से अलग है ये, आपके पिछले वाले चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में जो कि मेटल्स का है, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन सर ने करा दिया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका बेसिस होते हैं और जो आपके एसिड्स होते हैं, उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। ठीक है, तो इस क्लास के लिए अभी तक इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन दीजिए। ठीक है, थैंक यू।